आज देवंती जी अकेले अपने कमरे में लेटी हुई थी और वह सोचती है कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो बहू मुझे ऐसा गलत व्यवहार करती है। मैं तो बहू को कुछ कहती भी नहीं हूँ। वह जब से आई है तब से वह मुझे जली कटी सुनाती रहती है। बेटा तो पहले ही मुझे जला कटा सुना दिया करता था, लेकिन बहू के आने से अब वह और भी गलत व्यवहार करता है, क्योंकि बहू मेरे बेटे आकाश को मेरे खिलाफ भड़काया करती है। यह सोचते सोचते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई तो बहू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई देवंती जी के कमरे में आई और कहती है कि माँ जी, क्या आपको आज उठना नहीं है? ऐसे घोड़े बेचकर सोती रहोगी तो घर का काम कौन करेगा? तभी उनका बेटा आता है और कहता है, माँ, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त रात को डिनर पर आएंगे, उनके लिए खाना तैयार रखना, क्योंकि आपके हाथों का बना हुआ खाना, खासकर पनीर की सब्जी, मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आती है। वह कहते हैं कि तुम्हारी माँ के हाथों में जादू है, इसीलिए वह सब यहाँ आ रहे हैं। तब देवंती जी बोली, कितने लोगों का खाना बनाना है बेटा? माँ की कांपते हुए आवाज़ सुनते ही आकाश को गुस्सा आ गया और रूखे स्वर में बोला, पहले तो आप यह कांपना बंद कीजिए। जब आपको पता है कि आपको शुगर की बीमारी है तो परहेज क्यों नहीं करती हो? दिन भर उल्टा सीधा खाकर अपनी तबीयत खराब करती रहती हो, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और इलाज करवाना पड़ता है। आकाश गुस्से से चिल्लाया तो उसकी पत्नी खुशबू को भी मौका मिल गया अपनी सास पर भड़कने का। यही बात तो मैं इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ कि मीठा कम खाया करो, जिसके कारण आपको परेशानी होती है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें छोड़कर आपके साथ अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस पर देवंती जी बोली, बेटा, कितनी बार तो तुम्हें कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मुझे कुछ पैसे ही दे दो दवाई लाने के लिए, लेकिन तुम दोनों हो कि सुनते ही कहाँ हो और अब मुझ पर चिल्ला रहे हो। ठीक है माँ, आज खुशबू तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी और दवाई दिलवा देगी। आकाश ने कहा तो खुशबू इसके विपरीत में बोली, अरे कुछ नहीं है माँ जी का, शुगर केवल उनकी चटोरी जुबान की वजह से बढ़ा है। स्वाद स्वाद में कुछ भी उल्टा सीधा खा लेती हैं और फिर कांपती रहती हैं दिन भर। उल्टा सीधा खाने पर लगाम लगाएंगे तो शुगर नॉर्मल हो जाएगा। आकाश ने अपनी पत्नी खुशबू की बात पर सहमति जताई और उससे कहा, दोपहर को मेरा एक ज़रूरी पार्सल घर पर आने वाला है, वह लेकर रख लेना और रात का खाना तुम ही बना देना। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे 4-5 दोस्त ऑफिस से आएंगे तो बढ़िया से खाना बनाना। इस पर खुशबू हैरान होते हुए बोली, अरे मैं कैसे बनाऊंगी मेहमानों के लिए खाना? मुझे तो आज अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाना है और फिर शाम को मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाना है, मुझे तो वक्त नहीं मिल पाएगा। अरे खुशबू, अपनी बर्थडे पार्टी को कैंसिल कर दो और रात को अच्छा सा खाना बना कर रखना और माँ से पनीर का रेसिपी पूछ लेना, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर आकाश तो अपने ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन खुशबू की भौहें चढ़ गई। पति की ऑफिस जाने के बाद वह अपनी सास पर चिल्लाने लगी, कोई काम न करना पड़े इसीलिए आप बीमारी का बहाना बनाकर बैठ जाती हैं। आपकी सब चाल मैं अच्छे से समझती हूँ। आपको और कुछ काम तो है नहीं तो यही काम कर लेती। वैसे भी दिन भर बिस्तर पर ही पड़ी रहती हो, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती हो, थोड़ा काम कर लेती तो मर थोड़ी न जाती। अपने लिए ऐसी गलत बातें सुनकर देवंती जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी सांस भी अब लगातार फूल रही थी।
ऐसी हालत में उन्होंने कुछ बोलना ज़रूरी नहीं समझा। वह अपने कमरे में चली गई। झल्लाते हुए खुशबू ने जैसे तैसे डिनर तो बना दिया, लेकिन जब मेहमान खाना खाकर चले गए तो जूठे बर्तनों को बहू ने वैसे ही छोड़ दिया था, जो बहुत ज़्यादा था। अगले दिन सुबह जब देवंती जी मंदिर से पूजा करके घर वापस लौटी तो देखा कि बेटा बहू कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। अपनी सास को देखते ही खुशबू बोली, थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, धुल कर रख दीजिएगा और रात का खाना बना कर रख दीजिएगा, हम लोग देर से आएंगे। आकाश ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और बेटा बहू अपने बच्चों को लेकर सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे यह देवंती जी को भी पता नहीं था। ना तो वह पूछने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही बेटा बहू कभी बताते थे। देवंती जी ने रसोई में जाकर देखा तो जूठे बर्तनों का बड़ा सा ढेर था। जैसे जैसे हिम्मत करके सारे बर्तन साफ किया और फिर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। 10 साल पहले ही देवंती जी की बड़ी खुशी से खुशबू को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। वह तो उसे अपनी बेटी ही समझती थी, पर खुशबू ने तो आते ही घर का नक्शा बदल दिया। आते ही वह अपनी मनमानी करने लगी और आकाश को भी अपने काबू में ले लिया। आकाश पहले से ही अपनी माँ की कदर नहीं करता था। रही सही कसर खुशबू ने पूरी कर दी। खुशबू पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाती थी। उसकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। वही देवंती जी की स्थिति घर में रखे पुराने सामान जैसी थी। जब बेटा ही उनकी कदर नहीं करता था तो बहू क्या करेगी। आकाश खुशबू के सामने ही देवंती जी को कुछ भी कह देता था, जिस कारण खुशबू और सर पर चढ़ गई थी। अब इस घर में वही होता जो उनकी बहू खुशबू कहती थी। खुशबू के आने से पहले देवंती जी ने नौकरानी लगाई हुई थी, जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर जाती थी। परंतु खुशबू ने आते ही घर अपने हाथ में ले लिया और नौकरानी को हटा दिया, क्योंकि उसे लगता था कि नौकरानी को पैसे देना बेकार है, जब घर में सासू माँ बैठी रहती है। इस उम्र में हाथ पैर चलते रहने चाहिए। ऐसा कहकर वह हमेशा अपनी सास को काम पर लगा देती। देवंती जी यह सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दोनों बेटे और बहू घर आए। देवंती जी ने दोनों के लिए खाना लगाया, लेकिन जैसे ही वे लोग खाना खाने बैठे तो आकाश चिल्लाकर बोला, यह क्या बना दिया है? दाल तो एकदम पानी जैसी बनी हुई है, तड़का लगाना भूल गई क्या? इतना फीका खाना तो मरीजों को भी नहीं दिया जाता है। मैं आपको खाना बनाना भी ढंग से नहीं आता क्या? इससे अच्छा तो हम बाहर ही खा कर आ जाते हैं। आखिर इतना कमा किस लिए रहा हूँ, यह बेकार खाना खाने के लिए। ऐसा कहते हुए आकाश डाइनिंग टेबल से उठ गया और खुशबू से बोला, चलो अब हम बाहर से ही खाना खा कर आते हैं। तब वह सभी लोग बाहर खाने के लिए चले जाते हैं। अब बेचारी देवंती जी वही खाना खाकर सो जाती है। जब बेटे और बहू घर आते हैं तब घर का गेट खटखटाते हैं, पर उसे कोई नहीं खोलता। तभी खुशबू को याद आता है कि दूसरी चाबी तो उसके पास ही है। वह इस चाबी से खोलकर अंदर आ जाती है और अपने कमरे में सोने चली जाती है। इतने में देवंती जी की नींद खुली और वह पानी लेने के लिए किचन में गई। तब उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह आकाश और खुशबू के कमरे के पास रुक गई। उन्होंने जो सुना उसे देखकर वह अंदर तक हिल गई। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि वह खुशबू को क्या कहती। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या शिकायत करे। कुछ दिन यूं ही बीतते गए। देवंती जी की तबीयत अब ज़्यादा खराब रहने लगी थी। उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए डॉक्टर के पास ले गया।
चेकअप कराने के बाद पता चला कि लगातार शुगर बढ़ा होने के कारण उनकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई है और इसका इलाज लंबा चलेगा। देवंती जी का इलाज शुरू किया गया। कुछ दिनों तक तो उन्हें लगातार दवाई दी गई, लेकिन फिर ज़्यादा खर्च के कारण आकाश दवा देने में आनाकानी करने लगा। अब उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी थी, लेकिन जब भी अपने बेटे से दवाई दिलवाने को कहती तो वह हमेशा ही की तरह बिजी होने का नाटक करता और बहू को तो वैसे भी उनकी तबीयत से कोई लेना देना ही नहीं था। उसे तो केवल ऐशो आराम की ही फिक्र थी। देवंती जी की ज़िंदगी शुरू से ही परेशानी वाला था। अपने मायके में 5 बहनों में सबसे बड़ी देवंती जी को हमेशा ही अपशगुनी कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थी देवंती अपने पीछे 4 बहनें और ले आई। सारी बहनों के जन्म पर दादी कहती है आखिर वंश तो बेटे से ही चलता है। 5 बहनों को देखकर उनकी दादी का दिल जलता रहता था और वह चाहती थी कि सभी जल्द से जल्द अपने घर चली जाए और उन्हें उनसे मुक्ति मिल जाए। देवंती जी का पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने का सपना था। देवंती यह सपना तो सपना ही रह गया। पैसों की कमी के कारण देवंती को ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं गया और माँ पिताजी ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। देवंती को उम्मीद जगी कि शायद ससुराल जाकर पति के राज में पढ़ने का मौका मिल जाए, लेकिन वहाँ भी किस्मत फूटी ही निकली। दहेज तो था नहीं, तो देवंती को 2 गुनी उम्र की विदुर आदमी के साथ शादी कर दिया गया। देवंती जब शादी करके पहली बार घर आई तो देखा कि घर और कारोबार पर तो उनके जेठ और जेठानी का ही राज चलता था। सारा दिन घर के काम करने में ही निकल जाता था। जेठानी भी देवंती जी को दबा कर रखती थी। ससुराल में उसकी हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह पूरी लगन के साथ काम में लगी रहती थी। देवंती जी के पति को उसकी हालत से कुछ खास लेना देना नहीं था। जो भी पैसा कमा कर लेकर आता था तो जुए और शराब में उड़ा देता था, लेकिन देवंती जी को अपने ससुर जी का बहुत सहारा होता था। कुछ समय बाद देवंती ने अपने बेटे आकाश को जन्म दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही देवंती जी के ससुर जी की मृत्यु हो गई, जिसे आकाश के पिता रोज़ रात को शराब पी कर आने लगे। अत्यधिक शराब पीने के कारण बीमार रहने लगे। इस अवस्था में भी डॉक्टर की मना करने के बावजूद उन्होंने शराब नहीं छोड़ी और आंत खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। देवंती जी तो छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। अब देवंती जी एक एक पैसों के लिए दूसरों की मोहताज हो गई। आर्थिक तंगी से परेशान होकर जब देवंती जी ने घर में हिस्सा मांगा तो उसकी जेठ और जेठानी ने धक्के मारकर उसे उसके बेटे आकाश के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसीलिए कोई नौकरी नहीं मिला, परंतु क्या करती, पेट का सवाल था। लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद एक स्कूल में आया जी बन गई। वहीं रहने को कमरा मिल गया और आकाश को भी उसी स्कूल में दाखिला करवा दिया, जहां उसकी फीस माफ़ कर दी गई थी। अब देवंती जी अपने बेटे को पालन पोषण करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज शुरू हो गया। पढ़ाई में वह ठीक था, लेकिन उसमें उसके पिता की कुछ आदतें थी। पिता की तरह गुस्सा और गाली गलौज करना उसका रोज़ का काम था। देवंती जी अपने बेटे को कई बार समझाती, पर वह किसी की नहीं सुनता था। कुछ सालों में आकाश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था और अच्छी सैलरी मिलने लगी। वह एक लड़की को पसंद करता था जिसका नाम खुशबू था और उसी से शादी करना चाहता था। जब यह बात उसने अपनी माँ को बताया, तब उन्होंने अपने बेटे की शादी खुशबू से कर दी और आकाश ने एक फ्लैट लिया।
वह देवंती जी को अपने साथ तो रखता था, परंतु कभी उनसे प्यार से बातें नहीं करता था, कभी उनका हाल चाल नहीं पूछता था। देवंती जी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालती थी। उनका बेटा उनसे ढंग से बात तो नहीं करता था, पर उन्हें 2 समय का खाना तो मिल ही जाता था। इसी में देवंती जी संतुष्ट रह जाती थी। लेकिन खुशबू के आने के बाद तो उनके हालात और भी खराब हो गए। अब वह जाती भी तो कहाँ जाती, आखिर उन्हें रहना तो उसी घर में था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा। सभी छोटी बहनों की शादियां हो गई थी। वह अपने घर परिवार में सुखी थी और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। अब देवंती जी की तबीयत पहले से भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। जितना हो पाता घर का काम कर लेती और यदि तबीयत खराब लगती थी तो बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। अपनी सास को ऐसे पड़े रहना बहू को बहुत दिक्कत होती थी। उसे लगता था कि देवंती जी उसके साथ केवल उसकी खर्चा ही बढ़ा रही है। फिर एक दिन उसके शैतानी दिमाग में आइडिया आया। वह सोचने लगी कि अब उसकी सास उसके काम की तो रही नहीं, बस दिन भर बिस्तर ही तोड़ती रहती है। जितने में बुढ़िया की दवाइयाँ आती है उतने में तो एक नौकरानी रख लेंगे। फिर क्या था, खाना खाने के बाद जब बेटा बहू कमरे में गए तो खुशबू ने अपने पति से कहा, आपको तो पता है कि मेरी बहन का एडमिशन इसी शहर में हो गया है, तो मैंने उसे कह दिया है कि वह अब हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। तुम अपनी माँ का कहीं और इंतज़ाम कर दो। अब इतने से घर में हम सबको नहीं रख सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ तो सारा दिन पड़ी ही रहती है, उनसे बच्चों को भी परेशानी होती है। तुम ऐसा करो, अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ दो। बेकार ये कमरा लेकर रखा हुआ है। आपकी माँ का कमरा खाली होगा तो मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी। इस पर आकाश बोला, खुशबू तुम होश में तो हो, तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या बोल रही हो। हम माँ को वृद्धा आश्रम में कैसे छोड़ सकते हैं, उनका भी तो कुछ सोचो। फिर मेरी भी उनके लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस पर खुशबू बोली, आकाश अब इमोशनल होने का समय नहीं है, प्रैक्टिकल होकर सोचो। माँ जी आए दिन बीमार रहती हैं, घर का काम भी नहीं करती, उनकी दवाइयों का खर्च कुछ कम नहीं है। माँ जी का बोझ हमारे सर से हटेगा तो मैं नौकरानी को रख लूँगी। मुझे घर का सारा काम नहीं किया जाता। हम लोगों की जितनी जिम्मेदारी बनती थी हमने कर दिया। अब हमारा भी अपना परिवार है। मुझे नहीं लगता अब हमें उन पर और पैसा लगाना चाहिए। और फिर बिना मतलब ही कमरे को ले रखा है। मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मैं एक कमरा अपनी बहन को नहीं दे सकती। अब मैंने फैसला कर लिया है कि तुम कल ही माँ जी का सामान पैक करने के लिए कह दो, उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ दो। ठीक है खुशबू, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। देवंती जी बाहर हॉल में बैठी हुई बेटे बहू की सारी बातें सुन रही थी। यह बातें सुनकर उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनके दिमाग को जैसे झटका सा लगा। क्यों चली जाऊं? क्या मेरे बेटे का घर मेरा घर नहीं है? और बहू ऐसे कैसे कह सकती है कि मैं कमरा लिए बैठी हूँ? इतनी तकलीफ़ सहन करके भी बेटे को इस दुनिया में लेकर आई, हालातों से लड़ते हुए पाल पोस कर उसे पढ़ाया लिखाया, खुद दुखों से भरी राह पर चलते हुए भी अपने बेटे पर आँच नहीं आने दी। बिना बाप के बेटे को इतनी मुश्किल से उसके पैरों पर खड़ा किया। उसके सर पर यह छत है तो केवल मेरी बदौलत है। और आज वही बेटा मुझे वृद्धा आश्रम भेजने की सोच रहा है। सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी कि मेरे त्याग
और तपस्या का यही फल मिल रहा है। बेचारी देवंती जी सोचती कि अगर अपना ही खून अच्छा होता तो बहू की क्या हिम्मत थी ऐसी बातें करने की। रात को सभी लोग सो चुके थे, लेकिन देवंती जी की आंखों से नींद गायब थी। सारी रात अपने कमरे में बेड पर बैठी रही और आंखों से नींद गायब थी। उनको रह रह कर यही ख्याल आता कि अगर कमरा खाली करवाना ही था तो इसके लिए मुझे वृद्धा आश्रम भेजने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो हॉल में भी सो जाती, नहीं तो स्टोर रूम में ही रह लेती। सोचते सोचते उनकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे और फिर से उनकी सांस फूलने लगी। सोचा कि बेटे को गर्म पानी देने को बोलूं, फिर अचानक ख्याल आया कि कौन सा बेटा, अब वह बेटा अपना रहा कहाँ। अगले दिन जब आकाश और खुशबू सुबह उठे तो देखा कि माँ जी तो अभी उठी ही नहीं। बहू खुशबू तो यही सोचकर रास्ता देख रही थी कि कब माँ जी उठे और कब उनसे वृद्धा आश्रम भेजने की बात करें। लेकिन खुशबू हैरान थी कि आखिर अब तक माँ जी उठी क्यों नहीं। 1 घंटा बीतने के बाद भी कमरे से बाहर नहीं निकली। आकाश और खुशबू ने देवंती जी का दरवाज़ा खोला और अंदर गई, लेकिन यह क्या, माँ तो वहाँ थी ही नहीं। अलमारी खोल कर देखा तो माँ जी के कपड़े भी गायब थे। वह दोनों सोचने लगे, आखिर माँ हमें बिना बताए जा कहाँ सकती है। इतने में आकाश की नज़र माँ के बिस्तर पर रखी एक चिट्ठी की तरफ गई। चिट्ठी को देखते ही आकाश उसे उठा लेता है और जल्दी से खोलकर उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे आकाश, हमेशा खुशी रहो। मेरे बेटा बहू मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह जानने के बावजूद भी ना जाने क्यों मेरे मन से तुम्हारे लिए दुआएं ही निकल रही है। मेरे अपने बेटे होते हुए भी तुम इतने पराये कैसे हो गए। यह बात समझ पाना शायद इस जन्म में मेरे लिए मुमकिन नहीं है। न जाने क्यों एक माँ बुढ़ापे में अपने ही बेटे और बहू पर बोझ बन जाती है। तो मेरे भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हो, वह सब तो मैं रात में ही सुन लिया था, लेकिन मुझे मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे बितानी है, इस बात का फैसला मैं तुम लोगों को हरगिज़ नहीं करने दूंगी। मैं तेरी माँ हूँ, कोई निर्जीव सामान नहीं जिसे उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। मैं केवल बूढ़ी हुई हूँ, लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोगों का घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ और आशा है कि मेरे जाने के साथ ही तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के सिर पर बड़ा सा बोझ भी ख़त्म हो जाएगा और तुम लोग सुख चैन से जी सकोगे। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी अभागिन माँ। पत्र पढ़कर 2 पल के लिए आकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसे पछतावा भी हुआ, परंतु केवल उस समय के लिए ही। थोड़ी देर बाद खुशबू की बहन आरती घर पहुंच गई और फिर घर का माहौल ऐसे हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात को आकाश और खुशबू माँ जी को भूल चुके थे। घर में पार्टी जैसा माहौल बन चुका था। खाना बाहर से मंगवाया गया और वे लोग खाने का आनंद लेते हुए हंसी ठिठोली करने में लग गए। देवंती जी अपने कपड़े और थोड़ा सा सामान लेकर ही घर से चली गई थी। एक दिन पहले ही देवंती जी को उनकी वृद्धा पेंशन मिली थी, तो सबसे पहले उन पैसों से उन्होंने अपने लिए दवाइयाँ खरीदी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। तुरंत अपने से छोटी बहन को फ़ोन लगाया और उसे अपने मायके वाले घर में मिलने के लिए बुलाया। काफ़ी सालों से वह घर बंद पड़ा था, वहाँ रहता भी तो कौन। पिताजी तो काफ़ी साल पहले ही चल बसे थे और बहनों का कोई भाई था नहीं जो उस घर की रौनक को बरकरार रखता। देवंती जी की बातों में परेशानी की झलक को जानकर उसकी छोटी बहन ने अन्य बहनों को भी बुलावा भेज दिया। देवंती जी भी सीधे अपने गांव चली गई
वहाँ गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था तो देवंती जी ने पड़ोस से चाबी ली और अपना घर खोल दिया। आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली। अगले ही दिन उनके चारों बहनें उनसे मिलने वहां आ गई। अब लोग इकट्ठे हुए तो देवंती जी ने सबके सामने अपने हालात के बारे में बता दिया। सभी बहनों ने उनसे कहा कि आप हमारे घर आ जाइए, परंतु सब अपने ससुराल में थी तो देवंती जी के लिए किसी के यहाँ जाकर लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। सभी ने पिताजी का खेत देवंती दीदी को उपहार में दे दिया ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके, और थोड़ी नगद राशि भी थी। देवंती जी ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ले लिया था, लेकिन साथ ही यह वादा भी किया कि भविष्य में वह उनके पैसे वापस लौटा देंगे। परंतु देखा जाए तो चारों बहनों के लिए भी यह घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि उन्हें अपना मायका वापस मिल चुका था, जहां चारों बहनें समय समय पर कुछ दिन बिताने आ जाया करती थी। समय के साथ साथ देवंती जी बिल्कुल स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त हो चुकी थी। देवंती जी को घर और खेत मिल गए। अपने पिताजी से उन्हें खेती की अच्छी जानकारी थी तो उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने उनके बताए तरीके से खेती की और कुछ ही महीना में खेतों में फसलें लहराने लगी। उनकी अच्छी कमाई भी होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बहनों द्वारा दी गई नगद राशि भी लौटा दी। सभी बहनों में बड़ी होने के नाते देवंती जी एक माँ की तरह सभी को तीज त्योहार पर अच्छे अच्छे उपहार भी देने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वह बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। एक विधवा होने का दुख उनसे बेहतर और कौन समझ सकता था। इसीलिए वह अपनी जैसी अन्य विधवा औरतों और बुजुर्गों को मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा से गांव भर में चर्चे होने लगे। कई समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आकर उन्हें सहयोग करने लगी और देवंती जी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन के लिए एक उद्देश्य मिल गया था। अक्सर अपने बेटे को याद करके उनकी आंखें नम हो जाया करती थी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ भूलकर फिर से पूरे जोश के साथ जुट जाती। उन्होंने स्वयं को कभी कमज़ोर नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए विद्यालय और एक कुटीर उद्योग खोला, जहां गांव की लड़कियां और महिलाओं को काम मिल सके, ताकि गांव की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपना भविष्य बना सके। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर न रहना पड़े। वह नहीं चाहती थी कि शिक्षा और पैसे के अभाव में जो सब उन्हें झेलना पड़ा, ऐसा उनके गांव की अन्य लड़कियों के साथ भी हो। इसीलिए उन्होंने गांव की सभी गरीब लड़कियों को शिक्षित करने का जिम्मा उठाया। समय के साथ साथ उन्होंने खुद को भी तैयार किया। कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने की जो सालों पुरानी इच्छा उनके मन में दबी रह गई थी, उन्होंने उस इच्छा को भी पूरा कर लिया। केवल 2 सालों के अंदर ही बेटे के घर में बहू से दबी रहने वाली देवंती जी आज एक सम्मानित महिला के रूप में जानी जाती है। उन्होंने छोटी छोटी कोशिशों से बड़े बड़े काम कर दिखाए। उन्हें कई संस्थाओं ने भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। जगह जगह पर उनके कारनामों की चर्चा होने लगी। गांव की सभी लोगों के लिए उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी थी। एक दिन जब आकाश ने सुबह मोबाइल चलाया तो अपनी मां की वीडियो और लोकप्रियता देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नगद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी मां के बारे में पता चला तो उसने खुशबू को बताया। इस बार खुशबू आकाश को कहने लगी, सुनिए जी, हम उनके इकलौते बेटा बहू हैं। वह अपनी जायदाद हमें नहीं देंगी तो किसे देंगी?
आखिर उनकी जायदाद पर हक तो हमारा ही बनता है। वह दोनों तुरंत रवाना हो गए। जैसी उनके घर पहुँचे तो नौकर ने बताया कि देवंती जी किसी समारोह का उद्घाटन करने के लिए बाहर गई हैं, थोड़ी देर में आती ही होंगी। माँ का इंतज़ार करते करते आकाश और खुशबू घर के बाहर निकलकर खेतों में देखने लगे। हरी भरी फसलें खेतों में लहरा रही थी। वे दोनों भी यह देखकर हैरान थे कि उनकी माँ ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। सोच ही रहे थे, आकाश के कानों में तेज हॉर्न की आवाज़ आई। पीछे मुड़ कर देखा तो आकाश और खुशबू की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उनकी माँ देवंती जी कार चलाकर घर को लौट रही थी। खुशबू भी देखकर हैरान थी कि वह बेचारी सी देवंती जी, जो कभी अपनी दवा के लिए भी उनके सामने गिड़गिड़ाया करती थी, वही देवंती जी आज समाज की सम्मानित महिला बन चुकी है। उनके चेहरे से आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अपने बेटे को देखकर एक बार तो देवंती जी के मन में ममता जाग उठी थी, लेकिन फिर उसे ममता को अपने दिल के किसी कोने में समेटकर मजबूती से बोली, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग? तभी माँ के चरण स्पर्श करते हुए आकाश ने कहा, माँ, हम आपके घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। आपके जाने के बाद हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जब से आप गई हैं मेरे दिल का तो सुकून ही जैसे ख़त्म हो गया। हम दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा है। माँ, अब आप अनजान लोगों के साथ नहीं रहोगी, अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ रहोगी। अपनी खेती आप मेरे हवाले कर दीजिए, यह जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। मेरे होते हुए मेरी माँ इतना काम करे, अब यह हमारे कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। आकाश का साथ देने के लिए खुशबू भी बोली, हाँ माँ जी, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। देवंती जी, जो अपने बेटे और बहू को अच्छे तरीके से जानती थी, उनके लालच को तुरंत पहचान गई और सख्त लहजे में बोली, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। जो अपनी सगी माँ को घर से निकालकर बेसहारा कर सकता है, वह इन असहाय और गरीब लोगों के बारे में क्या सोचेगा? तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? बेटा, तुम लोगों से ही मैंने सीखा है कि दुनिया में सगे भी अपने नहीं होते। जिन लोगों को तुम पराया कह रहे हो, वे लोग ही हकीकत में मेरे अपने हैं। और हाँ, अब मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूँ, अपने बेटे बहू पर बोझ नहीं हूँ। अपनी ज़िंदगी में मैं बेहद खुश हूँ। जो अपमान मुझे तुम्हारे साथ रहकर मिला, वह अपमान तो दरअसल मेरे लिए वरदान था। सच कहूँ तो मुझे ज़िंदगी का मतलब ही उस घर से निकलने के बाद समझ आया। बेटा, अब तो मुझे यह सम्मान भरी ज़िंदगी रास आ गई है। अब मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहती। अब यह सब लोग ही मेरा परिवार है। और जहाँ तक रही संपत्ति की बात, तो मेरे जीते जी क्या, मेरे मरने के बाद भी इस संपत्ति में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हुए देवंती जी ने अपने नौकर को आवाज़ लगाई और कहा, अरे राहुल, मेहमान आए हैं, उनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। मुझे न्यू ईयर पार्टी के लिए जाना है, सुबह तक आऊँगी। मेहमानों के खातिरदारी अच्छे से करना। कहते हुए देवंती जी अपनी कार लेकर निकल पड़ी। आकाश और खुशबू हैरानी से कार पर जाती हुई अपनी माँ को देखते ही रह गए। आज उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन हाथ मलने के अतिरिक्त उनके पास और कोई चारा नहीं था और अपना मुंह लेकर वहाँ से चले गए। अब देवंती जी की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। इसके चलते उनके बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना सब कुछ हो रहा था, लेकिन बेटे और बहू इसके विपरीत दिन पर दिन उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।